मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हाफिज़ मुज़म्मिल कवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको याद है कि हमने चैप्टर नंबर 10 का आगाज़ किया हुआ था और अब अपने अख्ताम को है चैप्टर नंबर 10। आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं जो कि है फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP स्मार्ट सिलेबस के अंदर इसका सिर्फ कुछ पोर्शन शामिल है, जिसमें हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन है और हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स है। उसके आगे जितना पार्ट आपके पास है वो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स को ख़त्म करें। तो फाइबर ऑप्टिक्स को समझने से पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन गिवन है हमारे पास। उस इंट्रोडक्शन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, उनको मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। दो चीज़ें कौन सी? एक बैकग्राउंड बताया गया है कि हम लाइट को हमेशा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते रहे। ठीक है, उस बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले हेडिंग दे लेते हैं। ठीक है, कि फाइबर ऑप्टिक्स का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा इस बारे में देख लेते हैं। अच्छा जी, तो पहले हमारे पास हेडिंग बैकग्राउंड की होगी, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स को हमने स्टार्ट करना है अब। अच्छा जी, कदीम ज़माना में ना लोग लाइट को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, आपस में पैगाम रसानी के लिए। कैसे? एक साइड पे एक शख्स लाइट लेके खड़ा होता था, वो लाइट की मदद से फ्लैश करता था और सिग्नल्स दिया करता था, तो दूसरा शख्स उसे डीकोड करके रीड करता था। ये आज भी फिनोमेना यूज़ होता है। ये फिनोमेना कैसे यूज़ होता है? आज आप देखें, अगर हमारे पास रेडियो सिग्नल्स की गैर मौजूदगी हो, तो जो हमारे पास बहरी जहाज़ हैं एक दूसरे से रब्ता करने के लिए, अपने टावर से करीबी रब्ता करने के लिए लाइट सिग्नल्स यूज़ करते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात यह है, जो कि ज़्यादातर हमारे पास ये फैक्ट पता नहीं है लोगों को, कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जब इसने टेलीफोन की ईजाद की, इसके साथ ही इसने एक कुछ अरसे बाद ही एक फ़ोटो सेल की भी जो है ना, फ़ोटो सेल फ़ोन की भी दरियाफ्त की, ईजाद की। फ़ोटो सेल फ़ोन उसने जो बनाया, वो लाइट को जो था ना कुछ मीटर्स तक, जो आपका पैगाम था ना, लाइट की शक्ल में ट्रैवल करता था एक जगह से दूसरी जगह। चूँकि उस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल ना करवा सका उसे, इसलिए जो हमारे पास है उस टाइम जो पजीराई मिली वो उसके जो है हमारे पास टेलीफोन को मिली, जिसमें हम वायर्स की मदद से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने इसके बाद एक बेहतर तरीका पढ़ा कि लाइट जो बाद में स्टडी हुआ कि जी लाइट को बग़ैर लॉस किए, बग़ैर ज़ाया किए हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैगाम रसानी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। वो था फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? फाइबर किसको बोलते हैं? धागे को। ऐसा ही है ना, कोई धागा हो हमारे पास, कोई डोर हो, फाइबर हम उसे बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर मीन धागा, ऑप्टिक्स लाइट, ऐसा धागा जो अपने अंदर लाइट को कैप्चर कर सके और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, वो क्या कहलाता है? फाइबर ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक हो गया। मज़ीद इसके बारे में हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। अभी हम इसके कुछ एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं कि इसके हमारे पास यूजेस क्या क्या है। तो हमारे पास के बेशुमार यूजेस हैं, जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस करता रहूँगा। और दूसरी हेडिंग दे लेते हैं कि हम किस पे बात करने लगे हैं, यूजेस पे बात करने लगे हैं। ये लें जी, तो इसमें हमने दो चीज़ें ये बात की हैं कि जी बैकग्राउंड में कि जो एंशिएंट पीपल थे, लाइट हैज़ बीन यूज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू सेंड सिग्नल्स। ठीक है, और दूसरी बात जो हमने की है वो हमने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के फोटो फ़ोन पे की है। ठीक है, अच्छा जी, अब चूँकि यूजेस पे बात करनी है तो यूजेस पे बात करते हैं और हर यूज़ को पढ़ते जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यूजेस हैं। हमारे पास यूजेस जो है सबसे पहले कि जो हमारे पास, मैं एक एक यूज़ को पढ़ता जाऊंगा हेडिंग्स की मदद हेडिंग्स में, और आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहला हमारे पास यूज़ है फाइबर ऑप्टिक्स का, इट हैज़ वाइडर बैंडविड्थ ऑफ कैपेबिलिटी एंड सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। दो पॉइंट्स में ये क्या कि वाइडर बैंडविड्थ है इसकी, ठीक है, और सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, पहला पॉइंट अलग अलग करके हम लिख देते हैं जी कि इसमें क्या है, वाइडर बैंडविड्थ और दूसरी हमने बात की थी कि सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या सिग्नल्स।
ठीक है, चले अब इन पे बात कर लेते हैं। वाइडर बैंडविड्थ, वह हमारे पास वाइडर बैंडविड्थ का क्या मतलब है? बैंडविड्थ होता है डाटा को ले जाने की सलाहियत। हमारे पास चूँकि लाइट बहुत तेज़ ट्रैवल करती है, इसलिए हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, ठीक है, ये डाटा को, बहुत ज़्यादा डाटा को एक साथ ले जाने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास छोटे छोटे से फाइबर्स मिलकर एक बंडल बनाता है जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं। उस केबल के अंदर छोटे छोटे से इस तरह से फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं और हर फाइबर ऑप्टिक्स के पास डाटा जो कैपेबिलिटी होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों को याद होगा या कभी आपने बड़ों से सुना होगा कि जब पहले इंटरनेट यूज़ किया करते थे तो बहुत स्लो स्पीड हुआ करती थी इंटरनेट की, क्योंकि वो केबल्स की मदद से आ रहा होता था इंटरनेट। फिर फाइबर ऑप्टिक्स की दरियात के साथ इजाद के साथ फिर क्या हुआ, डाटा की आपके पास स्पीड्स कितनी ज़्यादा हो गई कि आजकल आप 3G यूज़ करते हैं, 4G यूज़ करते हैं और 5G पे भी आ चुके हैं आप लोग, ऐसा ही है। और हमारे पास ये कैसे पॉसिबल हुआ है? कि हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से हुआ है, क्योंकि अब हम डाटा को ज़्यादा कैरी कर सकते हैं एक मोमेंट में, ठीक है। दूसरी बात, ये सेफ है हमारे पास जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की इंटरफेरेंस से, ठीक है। बेहतर वर्ड यहाँ पे होगा अगर हम लिखें जी सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, क्या जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या है? कभी आप लोगों को पता होगा, टेलीफोन जिन लोगों के घर में प्रिट्सियल, टेलीफोन पे कॉल करते हुए या बात करते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वहाँ से जो आवाज़ है उसमें एक खड़खड़ाहट, एक जो होती है ना नॉइज़ सुनाई देती है, ऐसा ही है। क्यों होता है ऐसा? कभी कभी ये इसलिए होता है कि हमारे पास जो वायर्स होती हैं वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं उनके पास पड़ी होती हैं, जो टेलीफोन के पे आ रही होती है वायर। और आपको पता है जो टेलीफोन आपके पास जो सिंपल इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर में क्या गुजरता है? करंट गुजरता है। जब किसी चीज़ में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यानी वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और जब उसके रेडियस में जब कोई केबल दूसरी आएगी तो वो सिग्नल को क्या करेगी? ख़राब करेगी ना। तो हमारे पास वो सिग्नल जो टेलीफोन में इलेक्ट्रिक सिग्नल के वॉइस साउंड सिग्नल चूँकि पहले चेंज होता है हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और इलेक्ट्रिक सिग्नल जब उसमें से पास हो रहा होता है तो हमारा साउंड, जो सिग्नल आपने आवाज़ बात बोली होती है, उसका सिग्नल ख़राब हो जाता है। और जब वो आप तक पहुंचता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ ऐड हो चुकी होती है, ठीक है। तो लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइट तो इंटरफेयर नहीं ना करती हमारे पास इनके साथ, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के साथ और मैग्नेटिक सिग्नल्स के साथ, तो लाइट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है हमारे पास, या फाइबर ऑप्टिक्स जो से हमारे पास, ये क्या है? आपके पास सेफ हैं। किससे? आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से। ये दूसरा पॉइंट। अच्छा जी, इसको ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, जो हमारे पास एक पॉइंट को मैंने दो में डिवाइड किया है। अब अगला पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज टू ट्रांसमिट लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड इनटू इनएक्सेसिबल प्लेस, ठीक है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? टू ट्रांसमिट लाइट टू इनएक्सेसिबल आपके पास प्लेसेस एंड अराउंड द कॉर्नर्स। पहले मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ, ट्रांसमिट लाइट टू आपके पास अराउंड द कॉर्नर्स, ट्रांसमिट लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड इनएक्सेसिबल प्लेस। प्लेसेस यानी फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से हम वहाँ पे भी लाइट पहुँचा सकते हैं जहाँ पे आम हालत में लाइट का पहुँचना मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, और अगर कभी मशीन ब्रेक हो जाए, मतलब उसके अंदर कोई दराड़ आ जाए, कोई जो है चीज़ टूट जाए अंदर से, क्या करेंगे? हम इतनी इतनी बड़ी मशीनों को खोल के बैठ देंगे? तो ऐसा करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, टाइम कंज्यूमिंग भी है, उसके बाद उसको दोबारा से जो है असेंबल करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी जगह पे फिर क्या किया जाता है? किसी तरह हमें इमेज चाहिए वहाँ का, ताकि हम देख सकें कौन से पुर्जे में जो है नुकसान हुआ है हमारे पास, कौन सा पुर्जा डैमेज है। ऐसी जगह पे अगर हमें कैमरा से तस्वीर उतारनी है तो हमारे पास लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लाइट तो हमारे पास आम हालत में बल्ब तो नहीं ना पहुँच सकता वहाँ पर, क्योंकि वो तो अंदर है कहीं पार्ट।
तो वहाँ पे क्या किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स के साथ एक कैमरा लगा दिया जाता है और फाइबर ऑप्टिक्स को वहाँ पे पहुँचाया जाता है। जब फाइबर ऑप्टिक्स वहाँ जाती है तो वहाँ जाके फाइबर ऑप्टिक्स की जो लाइट है वो उस जगह को देखती रहती है और कैमरा जो होता है हमें बहुत आसानी से उसका इमेज एक स्क्रीन पर दिखाता रहता है और हमें बड़े आराम से पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई पुर्जा डैमेज है और कौन सा पुर्जा डैमेज है। और हम बड़े आराम से वहीं से मशीन को ओपन करते हैं और क्या करते हैं, उसको खोल के अपने क्लियर कर सकते हैं जो भी हमारे पास वहाँ पे नुकसान हुआ हो। तो यानी इसको हम यूज़ कर सकते हैं किस लिए जी, वहाँ पे लाइट पहुँचाने के लिए जहाँ पे लाइट पहुँच नहीं सकती। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा यूज़। 3 यूज़ बेसिकली हम इनको 3 ही काउंट कर लेते हैं, सही है। चलो अगला जी, अगला यूज़, इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा जी, फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से ही पॉसिबल है कि हम जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे, वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके आगे बता रहा है कि फॉर दिस पर्पस अ फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक्स इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी। आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा एंडोस्कोपी का। एंडोस्कोपी आप लोगों को याद होगा, अपने मैट्रिक में ये पढ़ा भी हुआ है। एंडोस्कोपी क्या होता था? एंडोस्कोपी हमारे पास होती थी कि हम एक फाइबर ऑप्टिक्स को बॉडी के अंदर माउथ के ज़रिए या वेन्स के ज़रिए इंसर्ट करते थे और वो क्या करती थी, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स के साथ कैमरा लगा होता था। अब जिस्म के अंदर भी चूँकि लाइट लाजमी है इमेज देखने के लिए, तो वो कैमरा क्या करता था, अंदर का सारा इमेज जो है हमें शो करवाता था। अगर हम जो है हमारे स्टोमक को देख रहे हैं तो वो कहलाता था गैस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये फिनोमेना अगर स्टोमक को देख रहे हैं तो गैस्ट्रोस्कोपी। अगर आप गले को देख रहे हैं तो वो कहलाता है हमारे पास, अगर गले को देख रहे हैं तो ब्रोंकोस्कोपी कहलाता है। ठीक है, और अगर आपने हार्ट का करना है, हार्ट का तो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा एंजियोग्राफी। ठीक है, तो उसके बाद आप अगर उसके जगह फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से ही अगर आप स्प्रिंग इंसर्ट करते हैं वहाँ पे, तो आपके दिल की वेन्स को खोलने के लिए, तो इस फिनोमेना को क्या नाम देते थे, एंजियोप्लास्टी का। तो मेडिकल यूज़ इसका हमने पढ़ा कि जी इसकी मदद से हम बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को भी देख सकते हैं, जहाँ पे कोई खराबी हो उनको बड़े आराम से हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो काम हम नेकेड आई से नहीं कर सकते वो काम फाइबर ऑप्टिक्स ने हमारे लिए पॉसिबल कर दिया है। ठीक है, बहुत आराम से। तो इसका मेडिकल यूज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, इन मेडिकल। ठीक है, और मैं इसके साथ लिख देता हूँ जी एंडोस्कोपी, कि एंडोस्कोपी के बारे में हमने पढ़ाई है। ठीक है, चलें जी, अगला यूज़ क्या है जी हमारे पास, द कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर हैज़ लार्ज कैपेबिलिटीज़। इट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशंस, टीवी प्रोग्राम्स एंड डाटा ट्रांसफरिंग। अभी ये सिंपल हमारे पास बैंडविड्थ वाले पॉइंट पे ही आ जाएगी बात, कि हमारे पास चूँकि हमारे पास जो ये फाइबर ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ रखता है, तो ये एक ही वक्त में हज़ारों कॉल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था इलेक्ट्रिक वायर्स की मदद से, बल्कि लेकिन ये क्या कर सकता है, एक साथ हज़ारों कॉल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। प्लस एक आपके फाइबर ऑप्टिक्स एक से ज़्यादा टीवी चैनल्स को जो है वो एक साथ ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, और उसका डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है, और दूसरा डाटा भी हमारे पास जो है ट्रांसफ़र बड़े आराम से इसके ज़रिए हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको भी बताया, हमारे पास पूरी दुनिया में एक फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछा हुआ है, जिसकी मदद से इंटरनेट एक कंट्री से दूसरी कंट्री और हमारे पास सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सैटेलाइट्स इसके ज़रिए फिर कनेक्ट होते हैं हमारे। अच्छा जी, तो इसको मैं बैंडविड्थ वाले पॉइंट में रहने देता हूँ और हमारे पास अगले पॉइंट को मैं पढ़ता हूँ। अच्छा जी, इसी का आगे कहता है जी, इट हैज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। इसकी मदद से जो है मैंने अभी बात की कि डाटा जो है बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा पहुंचाया जा सकता है और बेहतर रेजोल्यूशन में पहुंचाया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि दी फाइबर ऑप्टिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मच स्मॉलर एंड लाइट वेट केबल्स। ठीक है, ये केबल्स क्या होती हैं, बहुत स्मॉलर होती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स जो कंसिस्ट ऑफ मच स्मॉलर एंड आपके पास एक पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ, फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम की बात हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल
आपके पास बेहतर है कि हम वहाँ से हमारे जो प्रॉपर वर्ड्स हैं उनको कॉपी करते हैं। स्मॉलर एंड लाइट वेट केबल्स, ठीक है, स्मॉलर एंड लाइट वेट केबल्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। एक पूरे सिस्टम में बहुत स्मॉलर मतलब डायमीटर बड़ा स्मॉल होता है और हमारे पास लाइट वेट बहुत हल्की केबल्स होती हैं, उन पे कंसिस्ट करता है ये, ठीक है। कितनी हमारे पास होती है, एक फाइबर ऑप्टिक अपने प्रोटेक्टिव केस के साथ, यानी पूरी इंसुलेशन वगैरह अगर हम ऊपर, क्योंकि इंसुलेशन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि करंट तो नहीं गुजरा, इसलिए प्रोटेक्टिव केस वर्ड यूज़ किया है। अगर एक फाइबर ऑप्टिक्स अपने प्रोटेक्टिव केस के साथ, उसका साइज़ होता है 6 मिलीमीटर का। कितना होता है? 6 मिलीमीटर। तो इसका ज़रा साइज़ लिखते हैं, कितना साइज़ है साइज़, चलो इसको लेटर हेडिंग बना लेते हैं कि जी साइज़ विथ प्रोटेक्टिव केस इज 6 मिलीमीटर, ठीक है। तो ठीक है, इन डायामीटर, और डायामीटर की बात हो रही है, ये याद रखना है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ कि डायामीटर की बात हो रही है। किसका डायामीटर अपने प्रोटेक्टिव केस के साथ कितना होता है? 6 मिलीमीटर। डायामीटर आपको पता है ना, ये चीज़ जिसमें मार्कर का नजर आ रहा है, 6 मिलीमीटर बहुत छोटा साइज है। अच्छा जी, ये हमारे पास 6 मिलीमीटर का साइज़ कितने साइज़ की जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल केबल उसको रिप्लेस कर सकता है, उसको देखते हैं। हमारे पास अगर 7.62 सेंटीमीटर डायामीटर का एक बंडल हो कॉपर वायर्स का, क्योंकि कॉपर की कंडक्शन बड़ी अच्छी है, तो 7.62 डायामीटर का एक कॉपर वायर होकर बंडल हो हमारे पास, वो जितना सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है, हमारी 6 मिलीमीटर की वायर उतना जो है ना, जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर सकती है, उतना सिग्नल ट्रांसमिट कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ को कितनी छोटी सी जगह ने घेर लिया, ठीक है। हमारे पास यानी लाइट वेट, स्मॉलर इन साइज़, लेकिन आपके पास क्या है, वाइडर बैंडविड्थ के साथ फाइबर ऑप्टिक्स है और बड़ा यूज़फुल है। तो हम इसको भी लिख देते हैं, साइज विथ प्रोटेक्टिव केस 6 मिलीमीटर विच कैन रिप्लेस 7.62 सेंटीमीटर, मिलीमीटर बहुत छोटा यूनिट है इससे, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ वायर्स ऑफ कॉपर बंडल, कॉपर, ठीक है, बंडल, ये लें जी। और आपके पास हमने कहा जी प्रोटेक्टिव केस के साथ 6 मिलीमीटर है और ये रिप्लेस कर सकती है कितने वायर्स के बंडल को? 7.26 सेंटीमीटर ऑफ वायर्स ऑफ कॉपर बंडल को, ठीक है। तो या बंडल ऑफ कॉपर वायर्स बेहतर है, बंडल ऑफ कॉपर वायर्स लिख लेते हैं वरना उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारा। तो हमारे पास बंडल ऑफ कॉपर वायर्स, ठीक। तो देखा हमने, यूज़फुल हो गए हमारे पास, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, आपको याद होने चाहिए ये। तो ये एक इजी टॉपिक है, ठीक है। हमारे पास ये इंट्रोडक्शन इसका कवर हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। चले अब फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल में हमने 2 चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक। उम्मीद है कि ये हमारे पास जो आज का लेक्चर है और कल का लेक्चर उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल हैं, क्योंकि 2 प्रिंसिपल्स हमने पढ़ने हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और साथ में कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं इसको अरेज कर रहा हूँ ताकि हम अपने पूरे बोर्ड पे उसी को कवर करें। तो फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल हमारे पास कितने हैं जी? मैंने बताया 2 हैं, और 2 कौन कौन से हैं हमारे पास, उनको भी हम लिखते हैं, लेकिन ज़ुबानी आपको याद हो तो एक का नाम मैंने बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप पहले कभी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको फिर से पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल्स कौन से हैं जी? हमारे पास पहला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और हम पहले इसी को पढ़ने लगे हैं। दूसरा हमारे पास है कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन, जब उसको पढ़ेंगे फिर उसकी बात करेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको हमने समझना है, और इसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा जब आपको एक फिनोमेना समझा चुका हूँगा। तो हमारे पास क्या फिनोमेना है जी, ज़रा देखते हैं हम।
लेट करें आपके पास ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, और हमारे पास इसके अराउंड क्या है, सारा का सारे हमारे पास एयर है, ठीक है। अब आपको याद है जो हमारे पास होती थी जैसे मीडियम की, दो मीडियम्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो हमारे पास यूज़ हो रहा है यहाँ पे ग्लास स्लैब, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, ग्लास स्लैब है, और दूसरा जो बाहर है मेरे पास वो क्या है, एयर है। अब ग्लास स्लैब चूँकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए हम इसे नाम देते हैं डेंसर मीडियम का। क्या नाम देते हैं, डेंसर मीडियम का। मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास बाकी जब वर्किंग करें हम इस पे तो हमें परेशानी ना हो। ग्लास ये एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब एयर की डेंसिटी इसके मुकाबले में बहुत कम है, तो ये हम इसको क्या नाम देंगे, रेयर मीडियम का। इसको भी हम साइड पे लिख देते हैं क्योंकि हमने इस पे भी काम करना है। तो हमारे पास एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है, ठीक है जी। एयर क्या है, रेयर मीडियम है हमारे पास। अब होता क्या है, लेट करें अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट इसके अंदर है, ग्लास के अंदर, यानी लाइट इसके अंदर मौजूद है, ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, किस तरह से लाइट जाएगी आपके पास। लेट करें लाइट यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ गई किसी खास एंगल पे, और जाके जब ये टकराई इस पॉइंट पे, तो ये कहाँ पे जाना चाह रही है आपकी, ये आपके पास निकलेगी कहाँ पे, एयर में। और अगर आपको याद हो ये फिनोमिना क्या कहलाता था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती थी तो वो अपना पाथ तब्दील कर लिया करती थी। इस फिनोमिना को नाम दिया था हमने रिफ्रैक्शन का। अगर रिफ्रैक्शन के बारे में याद नहीं है तो पहला लेक्चर जो इस चैप्टर का है वो आपने बहुत डिटेल से सुनना है, ठीक है। वो चैप्टर आपको बताएगा कि रिफ्रैक्शन क्या है, वहाँ पे बहुत डिटेल से हमने बात की हुई है रिफ्रैक्शन पे और रिफ्लेक्शन पे। तो ये देखें अब होगा क्या, जैसे ही लाइट यहाँ पर टकराएगी, लाइट यहाँ से अपना रास्ता, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं तो लाइट क्या करेगी थी, नॉर्मल से परे हट जाएगी। कैसे, हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास अगर इस एंगल को नाम दें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास, ठीक है, जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास यहाँ पे बहुत स्मॉल है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास कुछ फिनोमिना होगा। अच्छा एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं जी, हमारे पास इसको ना, जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, इस रे को क्या नाम दिया था हमने, इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है ना, इसको हम थोड़ा मजीद बेंड करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ बेंड करूँगा ना तो आपको थोड़ा सा ना ये फिनोमिना समझ आना बंद हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही डायग्राम में बहुत कुछ मिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा बेंड करते हैं, लेट करते हैं। हमने इसको इस तरह से कुछ बेंड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल इसका कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल का मतलब 90 का एंगल। आप देखेंगे कि जो आपकी रिफ्रैक्ट होगी जब ये, तो अपना रास्ता जब तब्दील करेगी तो पहले से भी ज़्यादा बेंड हो चुकी होगी, ठीक। हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था जी, हमारे पास ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस मज़ीद बढ़ाया, मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके मुकाबले में, ठीक। ये देखें, अब तीसरा काम करते हैं। अब इसको मज़ीद हमारे पास एंगल को बढ़ाते हैं, तो हमारे पास जब मज़ीद इस एंगल को आप बढ़ाएंगे तो आपको एक अजीब और गरीब सा फिनोमेना देखने में नज़र आएगा। वो क्या होगा कि हमारे पास जो ये लाइट बेंड हो रही थी, ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। यानी हमारे पास अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, ऐसा ही है।
हमारे पास वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, वो एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब ये क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल का क्या मतलब होता है? नाजुक। हमारे पास है, बहुत नाजुक सूरत हाल है यहाँ पे भी। ठीक है, क्या नाजुक सूरत हाल है जी? अगर हम यहाँ से थोड़ा सा भी ज़्यादा एंगल बढ़ाते हैं, लाइट अंदर की तरफ आ जाएगी ग्लास स्लैब के, और अगर हमारे पास एंगल को थोड़ा सा भी कम करते हैं तो लाइट बाहर की तरफ चली जाएगी हमारे एयर में। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्रिटिकल एंगल का नाम दिया है। तो मैं यहाँ पे पहले क्रिटिकल एंगल को डिफाइन भी कर देता हूँ। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं जी हम? हमारे पास क्रिटिकल एंगल याद रखें, सबसे पहले तो हम किसको कह रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस को। ठीक है, तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल, जिसको थीटा सी का भी नाम दे सकता हूं मैं, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है, एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री। ठीक है, becomes 90 डिग्री is called क्रिटिकल एंगल। ठीक है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसको क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल का। तो बार बार ये बात याद रखनी है कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया है हमने, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्रिटिकल एंगल का नाम दिया। लिहाजा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या है? क्रिटिकल एंगल है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये बात हो गई। अब अगर हम इस एंगल से थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ाए तो हमारे पास लाइट के साथ क्या होगा? इसके लिए जो है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट कर लेते हैं। ठीक है, आपने जो है ना यहाँ तक इस टॉपिक को, जो इंट्रोडक्शन है उसको देखना है, थोड़ा सा आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देख लेना है। इंशाल्लाह कोशिश है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कॉन्टीन्यूस रिफ्लेक्शन को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को सुन लीजिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हमारी यही हेल्प करेगा लेक्चर। तो अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।